तो चलो जल्दी से एक रिकैप लेते हैं कि कल लास्ट क्लास में हमने क्या किया है ना। तो अगर आप लोग सबके सामने अगर लिमिट ऑफ अ फंक्शन ये वर्ड आपके सामने आए तो अब आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्ट इंसाइट होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। और इसको नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, है ना। और इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि x a को अप्रोच कर रहा है, x a नहीं है, x a को अप्रोच कर रहा है। तो अगर x a को अप्रोच करेगा तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कहां पे अप्रोच करेगी, दैट इज द आइडिया ऑफ लिमिट। तो कहीं ना कहीं आपको यह बात समझ में आ रहा है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग exactly at x equals to a, but we are interested in the neighborhood of x equals to a। और जैसे ही आप नेबरहुड वर्ड सुनोगे आपको पता चल जाएगा कि आप इस इंटरवल की बात कर रहे हो, है ना, जिसमें a को आपने इंटेलिजेंटली रिमूव कर दिया। आपने अपने इंटरवल को दो हिस्से में बांट दिया, लेफ्ट हैंड नेबरहुड, राइट हैंड नेबरहुड। डेल्टा जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है बट बहुत ही छोटा। कितना छोटा, जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हैं उससे छोटा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप डेल्टा को जितना छोटा करोगे आप ए के करीब पहुंचते जाओगे, दैट इज द होल आइडिया। तो लिमिट की कहानी आपको इतनी तरीके से पता है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आप उसे कहते हो लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो और आप देख रहे हो कि आपकी वैल्यू ऑफ फंक्शन कहां से अप्रोच कर रही है तो आप बोलते हो उसे राइट हैंड लिमिट, है ना। ये बात भी आपको पता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट से निकालेंगे तो कुछ कुछ संभावनाएं बनेंगी। जैसे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी कोई फिनाइट वैल्यू आए और राइट हैंड लिमिट भी कोई फिनाइट वैल्यू आए तो फिर आपको चेक करना है कि दोनों बराबर है या नहीं। अगर दोनों बराबर हैं तो आप कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, अगर दोनों बराबर नहीं है तो आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और भी कई सिनारियोज है जहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट की संभावनाएं बनेगी। जैसे अगर दोनों में से कोई इन्फिनाइट हो जाए, दोनों ही इन्फिनिटी हो जाए तो भी हम उसमें कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम दो इन्फिनिटीज को कंपेयर नहीं करते, ठीक है। ये बात भी आप लोग सबको पता है। फिर आप लिमिट कब कैसे निकालोगे, तो वर्किंग ये है कि जब भी आपको किसी फंक्शन की लिमिट दी होगी तो हमेशा इस फॉर्म में दिया होगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ एक्स। आप सबसे पहले क्या करोगे, ए को उठाओगे और एफ एक्स में डाल दोगे। अगर कोई फिनाइट वैल्यू आ रही है या इन्फिनिटी आ रहा है तो आप आगे काम नहीं करोगे, आप बोलोगे या तो लिमिट एग्जिस्ट एंड दैट इज द वैल्यू, और अगर इन्फिनिटी जैसी कुछ एब्सर्ड चीजें आने लगे तो आप कहोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट कब आपको स्लीव्स अप करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जब आपको एफ ए डालने के बाद कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स दिखे। मैंने 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की बात की। पहला था 0/0। अगर आपके का जो फंक्शन है वो कोई रैशनल फंक्शन है, उसमें आपने ए वैल्यू जब डाला तो न्यूमरेटर भी 0 हो गया, डेनोमिनेटर भी 0 हो गया। तो इसका मतलब है यू आर डीलिंग विथ 0/0 फॉर्म। फिर आपने ए डाला, न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी हो गया, डेनोमिनेटर भी इन्फिनिटी हो गया, तो आपने कहा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तीसरा देखा कि आपका जो फंक्शन है वो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, दो एक्सप्रेशंस का। एक एक्सप्रेशन इन्फिनिटी की ओर जा रहा है और दूसरा एक्सप्रेशन 0 की ओर, तो आप उसको भी कहोगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी इनटू 0 वाला फॉर्म। अगर आप देखोगे कि आपका फंक्शन दो फंक्शन के डिफरेंस के फॉर्म में दिखा हुआ है और वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो भी आप कहोगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब आप एक्सपोनेंट की दुनिया में रहोगे, आप देखोगे 0/0 कुछ आ रहा है तो आप कहोगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब आप देखोगे बेस 1 अप्रोच कर रहा है और वो जो है वो इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है तो आप कहोगे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। और तीसरा है, सातवां है इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म। तो इन 7 लोगों को देख के ही आप लिमिट्स का काम करोगे, अदरवाइज यू नो व्हाट्स द आंसर, ठीक।
जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो गई, मतलब लिमिट एग्जिस्ट की सिनारियो में आ गई, तो आप देखेंगे क्या वो जो लिमिट आई है आपको, क्या वो एफ ए के बराबर है? क्या वो एफ ए के बराबर है? मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए। और अगर आप देखोगे लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए बराबर है, तो आप कहोगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। यू विल से फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। और जब आपको दिखेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है बट दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ए, बट दैट इज नॉट इक्वल टू, तो आप क्या कहोगे? डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। इतनी बात मैंने आपको बताई थी। इन सब से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत? कंटिन्यूटी का इंट्यूशन मैंने इस तरीके से बिल्ड किया था कि अगर आप जब भी कोई ग्राफ बनाएंगे, अगर आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी तो वो कंटिन्यूअस ग्राफ है, और अगर उठानी पड़ गई तो इट्स अ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है। फिर उसके बाद हम पहुंचे थे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की ओर। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में सबसे पहले आपको जो एजम्पशन दिया गया था वो ये दिया गया था कि आपका जो एफएक्स है, आपका जो एफएक्स है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इन द इंटरवल ए बी, इन द इंटरवल, इन द क्लोज इंटरवल ए बी। तो जब भी आपको ऐसा कुछ सिनारियो मिले कि आप क्लियर हो कि इंटरवल ए बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप कुछ बातें उस ग्राफ, उस फंक्शन के बारे में बता सकते हो। जैसे लेट से ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और लेट से ये जो पॉइंट है ये है ए कॉमा एफ ए, और लेट से ये जो पॉइंट है वो है बी कॉमा एफ बी। ठीक, और आई एम टॉकिंग अबाउट विच इंटरवल? ए से बी के इंटरवल के बीच में। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे ए से बी कोई भी कंटिन्यूअस ग्राफ बनाओ, कोई भी कंटिन्यूअस ग्राफ बनाओ, तो मैं कह सकता हूं इन दिस इंटरवल ए बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल कंटेन ऑल वैल्यूज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। बट आई एम नॉट सेइंग दिस इज द रेंज। इट कैन बी द रेंज, इट कैन बी द सबसेट ऑफ द रेंज। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा बनाया तो आप एफ बी से ऊपर चले गए, आपने ऐसा कुछ बनाया तो आप एफ बी से भी ऊपर गए और एफ ए से भी नीचे गए, राइट? इतनी बात तो समझ में आता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन लगा के आप कई बातें कह सकते हैं, राइट? ये बात आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बताता है। फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में आप कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है ए इंटरवल बी में, और आपको पता है एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के हैं। एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के हैं। एफ ए या तो ऊपर है और एफ बी नीचे है, या एफ बी ऊपर है एफ ए नीचे है। तो कह रहा है बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आई कैन से दैट इन द इंटरवल ए बी, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ए बी के इंटरवल में एटलीस्ट वन टाइम कट करेगा, एटलीस्ट वन टाइम कट करेगा। और इसको अलजेब्रा के टर्म में क्या कहते हैं कि इसका एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करेगा। किस इक्वेशन का? एफ एक्स इक्वल्स टू 0 का। और वो जो रूट है वो कहां पे एग्जिस्ट करेगा? अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के, सॉरी, ए और बी के बीच में। इतनी बात समझ में आती है? अगर एफ ए और एफ बी का साइन अपोजिट है, द क्वेश्चन इज अगर सर दोनों का साइन सेम है तो कुछ कह सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिनारियो में आप एफ एक्स इक्वल टू 0 के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि नो रूट एग्जिस्ट। देयर कैन बी रूट्स, देयर कैन नॉट बी रूट, देयर मे बी रूट्स, देयर मे नॉट बी रूट्स। तो यू कैन नॉट बाय कंफर्मेशन से कि अगर एफ ए और एफ बी दोनों सेम साइन का है तो रूट डेफिनेटली होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये मत कर देना कि इसका मतलब है तो उसका मतलब वो होगा, है ना? इस पे बिल्ड करके मत बना देना, ठीक है? ये बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक।
उसके बाद चार बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। चार इंपॉर्टेंट बात क्या थी? एक बात मैंने बताया था कि मान लो एफ एक्स जो है, y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है, ये एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। कौन सा डिग्री है? ऑड डिग्री, मतलब या तो क्यूबिक है, या तो 5 डिग्री है, या तो 7 डिग्री है ना। और जो इसकी लीडिंग कोफिशिएंट है, इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। ठीक, ये बात बताया था। और जो इसका कांस्टेंट टर्म है ए नॉट विच इज नथिंग बट F0, ए नॉट विच इज F0। ठीक, तो आप इससे क्या कंक्लूड कर रहे थे? आप इससे ये कंक्लूड कर रहे थे, पहले इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देखो, आप x अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी पे आप कह रहे थे एफ एक्स कहां अप्रोच करेगा? माइनस इंफिनिटी। और x अप्रोचिंग इंफिनिटी पे एफ एक्स कहां अप्रोच करेगा? तो आप देख रहे हो कि डेफिनेटली ये जो ग्राफ है ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारे वैल्यूज लेगा बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये बात तो पता चल गया। एट द सेम टाइम आपको पता है x इक्वल्स टू 0, F0 पे आपको क्या मिल रहा है? ए नॉट, ए नॉट। तो इसका मतलब है एटलीस्ट वन रूट तो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हम कुछ और बात भी बता सकते हैं। क्या? अगर ए नॉट पॉजिटिव है, अगर ए नॉट पॉजिटिव है तो जो एक रूट एग्जिस्ट करेगा वो नेगेटिव होगा वो। और अगर ए नॉट नेगेटिव है तो जो रूट होगा वो, ये बात कैसे कह सकते हैं? और मैं ये नहीं कह रहा कि और रूट्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते, देयर कैन बी मेनी रूट्स विद डिफरेंट डिफरेंट साइंस, बट एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा, दैट इज व्हाट माय आइडिया इज। तो आप इसको इस तरीके से समझते हैं कि अच्छा ठीक है, ये इंफिनिटी इधर जा रहा है, एक माइनस इंफिनिटी इधर जा रहा है ना। और आपको पता है ए नॉट नेगेटिव है, तो आपको पता है ऐसे ही जाएगा, आपको पता है ऐसे ही जाएगा, ऐसे भी आ सकता है, फिर भी आप देखोगे एक रूट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। ठीक, तो मैं इस चीज पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक जो भी रूट होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, बाकी रूट्स के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा। सेम वे अगर ए नॉट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बनने के लिए वो एक ना एक बार कट मारेगा, तो वो जो रूट होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक, ये बात भी समझ में आता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी, आगे बढ़ो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक इवन डिग्री फंक्शन है। क्या है इवन डिग्री फंक्शन का मतलब? क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, पावर 6। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। कांस्टेंट टर्म क्या है? नेगेटिव। कांस्टेंट टर्म क्या है? नेगेटिव। तो बाकी कितने रूट्स हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता, बट कुछ जो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं वो ये है कि दो रूट्स तो होंगे ही होंगे, दो रूट्स तो, और वो दोनों अपोजिट साइन के होंगे, वो दोनों अपोजिट साइन के होंगे। ये भी आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से कह सकते हैं। ये सारी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ऑल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस बिटवीन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू डिराइव सो मेनी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आती है। और उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट लास्ट दो बात की थी। अगर एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट साइन के हैं, एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी it will have either 1 root or 3 root or 5 root or 7 root or 9 root. It will never have even roots in the between. ये समझ रहे हो? So it will always have odd number of roots. Logic clear है? Same way अगर FA और FB दोनों सेम साइन के हैं, दोनों, तो इसका मतलब है
This polynomial function has how many roots in between a and b? So it can have 0 roots or 2 roots or 4 roots or 6 roots or 8 roots. What does it mean? Even number of roots. That was the story of intermediate value theorem. And you need to keep this theorem very intact. Elementary calculus में जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, it's going to be your language for the next 2 years, or rather I would say for the rest of your life. ठीक है? Clear or not clear? यहां तक कोई डाउट? ये थी बात कल के क्लास की. जब हम इस आइडिया को आगे बढ़ रहे थे, तो अब हम लोग मूव करने जा रहे थे किसी और, जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन पार्ट, है ना. तो डिफरेंशिएशन पार्ट समझने के लिए हमने पहले समझा स्लोप. क्या समझा? स्लोप, जिसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट. जिसका तीसरा नाम क्या है? राइज ओवर रन. और हम स्लोप ऑफ अ लाइन निकाल लें. किसका निकाल लें? स्लोप किसका निकालना है? लाइन का. तो कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, किस एक्सिस से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल से इंक्लाइंड है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. और उसके टैन वैल्यू को, उसके टैन वैल्यू को हम कहते हैं स्लोप. ठीक है? ये जो थीटा है क्या क्या हो सकता है? 0 से 90. 0 मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस. 0 से 90 मींस एक्यूट, making acute angle with positive x axis. When it is completely vertical, it is making 90 degree. The slope is infinity. The slope is infinity. And the moment we go to 90 to 180 degree, it is making obtuse angle. तो आपको पता है slope will be 0, then positive, then infinity, then minus infinity and 0. समझ में आ रही है बात? और अगर मैं इस चीज को लाइन के टर्म्स में, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मैं इसको राइज ओवर रन कैसे देखता हूं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. वी डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ द algebra or sign notation of this because abscissa ordinate will take care of itself. तो अगर tan theta which is y2 minus y1 upon x2 minus x1, अगर ये पॉजिटिव, तो ये राइज ओवर रन है. राइज ओवर रन मतलब एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो एक्यूट एंगल होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी स्लोप की. अगर ये डिक्लाइनिंग है, तो इसमें से दो में से कोई एक अपोजिट साइन दे देगा, तो नेगेटिव. दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक? कोई दिक्कत यहां तक? ये बात समझ में आया? जब इस आइडिया को हम समझ रहे थे, तो फिर इसी आइडिया को हम लेके कहां पहुंचे? एक कर्व पे. एक कर्व पे, है ना. कार्टेशियन प्लेन पे मैंने एक फंक्शन ड्रॉ कर दिया. ठीक? क्लियर? और इस कर्व पे मैंने 2 पॉइंट रखे. 2 पॉइंट रखे. ठीक है? और इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया. इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया. तो ये बन गया सीकेंट. क्या बन गया? सीकेंट. इस पॉइंट को मैंने कहा b, fb. इस पॉइंट को कहा मैंने a, fa. और मैंने कहा बताओ इस सीकेंट का स्लोप क्या होगा? तो आपने कहा सर fb fa अपॉन a. ठीक? क्लियर? अब मैं इस आइडिया को, ये जो मैंने स्लोप का आइडिया बिल्ड किया, सीकेंट का आइडिया बिल्ड किया, अब मैं ये आइडिया, अगर आप देखोगे तो मैंने लिमिट का आइडिया बिल्ड किया था टू टेल यू कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है. और ये फंडा मैंने लिमिट को क्यों यूज किया? क्योंकि मैं जो भी कर्व बनाता हूं उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफिनाइट पॉइंट्स. तो इनफिनाइट पॉइंट्स तो आंख से दिखेगा नहीं. अगर डेसिमस ग्राफ पे जाके y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाओगे और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाओगे, तो तुम्हें दिखेगा नहीं डिसकंटिन्यूटी. तुम्हें दिखेगा नहीं डिसकंटिन्यूटी. बट व्हाट इज मेकिंग यू से दैट दैट ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस? बिकॉज ऑफ योर एनालिसिस, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लिमिट. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड
लिमिट। उसी को थोड़ा सा और आगे ले जाके ज्योमेट्री के साथ उसका संगम करके हम ये पता करेंगे कि जो भी ग्राफ है, जो भी कर्व है, वो कितना स्मूथ है, वो कितना, और स्मूथनेस को कैलकुलस और ज्योमेट्री के टर्म में कहा जाता है कि कोई कर्व उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्मूथ है कि नहीं, ये पता किया जाता है बाय सेइंग कि क्या उस पॉइंट पे यूनिक टैंजेंट बन रहा है या नहीं। और अगर उस पॉइंट पे एक यूनिक टैंजेंट बन रहा है तो हम कहते हैं ग्राफ इज स्मूथ एट दैट पॉइंट। और मैथमेटिक्स की दुनिया में हम कहते हैं ग्राफ इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ग्राफ इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। इसी आइडिया को हम बिल्ड करने जा रहे हैं। तो अब देखो क्या होगा जब आप एक कर्व बना रहे हो, ठीक, और थोड़ा सा और ये कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। और मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है कि ग्राफ स्मूथ है या नहीं, मतलब यहां पे यूनिक टैंजेंट बन रहा है कि नहीं। और उसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां से एक लाइन गुजारनी होगी और मुझे पता करना होगा कि उसका स्लोप यूनिक है कि नहीं। अगर उसका स्लोप यूनिक है तो मैं कह सकता हूं, अब मैं इस पॉइंट, इस टैंजेंट को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो टैंजेंट इज नथिंग बट सीकेंट विथ वन पॉइंट। टैंजेंट इज नथिंग बट सीकेंट विथ वन पॉइंट। सीकेंट दो पॉइंट पे काम करता है। अगर गौर से देखोगे, अगर मैं एक बात कहूं, जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक सीकेंट है, ठीक, देखो यही सीकेंट टैंजेंट कैसे बनेगा। अभी तक सीकेंट है, अच्छा ये मूव क्यों नहीं कर रही है, अच्छा अभी तक सीकेंट है, अभी तक सीकेंट है, सीकेंट 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 सीकेंट, अभी तक सीकेंट है, अभी तक सीकेंट है। तुम ये समझ रहे हो यहां पे इनफिनाइट सीकेंट्स और बस एक यूनिक टैंजेंट है, ये बात समझ रहे हो। अगर मैं हल्का सा इधर होता हूं तो दो पॉइंट पे कट करेगा, और हल्का सा इधर होता हूं तो टोटली बाहर चला जाएगा। तो कैन आई से secant which is just cutting the circle at one point is tangent. It's a limiting condition. Same way, अगर मैं यहां से एक secant बनाया हूं, यार बहुत, ठीक है, ये secant है मेरा, ठीक, इस secant का स्लोप क्या है, fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, यही स्लोप है। इसी secant को मैं वापस ला रहा हूं तो ये किस इसमें मर्ज कर रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां ले आऊं तो एक secant बनेगा, अभी भी secant ही है। यहां ले आऊं तो भी सीकेंट है, यहां ले आऊं तो भी सीकेंट है, यहां ले आऊं तो भी सीकेंट है, यहां ले आऊं तो भी सीकेंट है। और जो वो सीकेंट है, अगर मैं इसे x कहता हूं तो वो जो सीकेंट है उसका स्लोप क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। लेकिन जैसे ही मैं इस ए को, x को a के करीब लेता चला जाऊं, एज क्लोज एज आई वॉन्ट बट नॉट इक्वल टू ए, एज क्लोज एज आई वॉन्ट बट नॉट इक्वल टू ए, तो क्या वो टैंजेंट के रूप में आना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस एरिया में पहुंचना शुरू करेगा। और इसी फंडे को मैथमेटिकली कैसे उतारा जाता है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, राइट और रॉन्ग। एक्स को अगर मैं ए प्लस डेल्टा लिखूं, एक्स को मैं अगर ए प्लस डेल्टा लिखूं तो मैं कहां से अप्रोच कर रहा हूं, राइट हैंड साइड से। और एक्स को अगर ए माइनस डेल्टा लिखूं तो मैं कहां से अप्रोच कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसको कहते हैं एफ प्राइम एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, जिसे आप लिखते हो एफ प्राइम ए, अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है तो, ठीक है। इसे आप ये भी लिखते हो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स
एट x इक्वल्स टू a। ये सारी बातें एक ही बात कहती है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द स्टोरी ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस इज हाउ द स्टोरी ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स कमिंग इन। कोई सवाल यहां तक? ठीक है। अब मैं आपको कह रहा था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जब भी आप लिमिट देखते हो तो कैसे देखते हो? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो तो आप उसे कहते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या कहते हो? और जब राइट हैंड साइड से जाते हो तो उसे आप कहते हो राइट हैंड डेरिवेटिव। वही लिमिट ही निकाल रहे हो, एक लेफ्ट हैंड साइड से, दूसरा। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आता है तो इसका मतलब क्या है? यूनिक स्लोप आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज स्मूथ। क्लियर? तो ये एक इंट्यूटिव आइडिया था टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर आपको याद हो तो आपको फिजिक्स की क्लास में एक वर्ड पढ़ाया गया होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पढ़ाया गया था ऐसा? इसको अगर आपके टीचर्स ने इंट्रोड्यूस किया होगा तो पहले ऐसे इंट्रोड्यूस किया होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताया होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को उसने लिखा होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस, याद है? तो आप कह रहे हो कि अगर कोई आदमी के दो टाइम के इंटरवल के रेट ऑफ चेंज बता दिया जाए तो उसका ही ये रेट ऑफ चेंज होता है। और जैसे जैसे मैं t2 को t1 के करीब कर दूं, मतलब टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट जीरो कर दूं, तो वो क्या बन जाता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे आप कहते हो लिमिट t अप्रोचिंग। याद आ रहा है? दैट इज वॉट यू हैव स्टडीड। ठीक है? क्लियर? तो अगर मैं बात करूं कैलकुलस की, अगर मैं बात करूं कैलकुलस की, कैलकुलस दो ब्रांच में बंटता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस और, आप जो पढ़ाई पढ़ते हो पहले आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हो। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़ते हो? स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज, स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज, जहां पे ग्रोथ है सबकी बात करते हो। और यहां पढ़ते हो स्टडी ऑफ एरिया, यहां पे पढ़ते हो स्टडी ऑफ एरिया। बट आप पढ़ोगे कैसे? डिफरेंशियल से, डिफरेंशियल कैलकुलस से इंटीग्रल कैलकुलस। बट यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि कैलकुलस डेवलप हुआ है उल्टा। कैलकुलस डेवलप हुआ है इंटीग्रल से डिफरेंशियल की ओर। कैसे? अगर तुम कैलकुलस की बात करोगे तो जब एंशिएंट अर्ली कैलकुलस से भी पहले जाओगे तो तुम्हें एक नाम सुनाई देगा आर्किमिडीज का, है ना? और आर्किमिडीज को कह सकते हैं कि आर्किमिडीज के पास सबसे पहले देखा जा रहा है कि हाँ, वहां पे कैलकुलस की काम देखी जाती है। क्या? वो पाई की वैल्यू निकाल रहा है, वो एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहा है, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है? एग्जॉशन प्रिंसिपल। कायदे से देखो तो लिमिट भी वैसा ही कुछ है। वो एग्जॉशन प्रिंसिपल को हेल्प लेते हुए उसने वैल्यू ऑफ पाई बताई थी। मैंने बेसिक मैथ्स की क्लास में आपको एक ब्रीफ किया था इसके बारे में। और एरिया ऑफ सर्कल भी एग्जॉशन प्रिंसिपल से निकाल रहा है। और ये कब हो रहा है? कम से कम 250-60 बीसी के करीब। ठीक है? उसके बाद 2000 साल तक कोई काम नहीं है। मतलब है, मैथ्स में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कैलकुलस लेके कोई खास काम नहीं देखा गया। बट अचानक से 1600-1700 में एक भाई साहब आए, न्यूटन, और वहां पे लंदन में प्लेग फैला था, जैसे अभी कोविड फैला था 4 साल पहले, 5 साल पहले। और फिर उन लोगों को भेज दिया गया था आइसोलेशन में,
और ये बंदा आइसोलेशन में अर्ली कैलकुलस का सिद्धांत डाला, ठीक है। और न्यूटन के ऑलमोस्ट साथ साथ एक दूसरा जर्मन मैथमेटिशियन था, लिबनीज, जो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता था न्यूटन का। उसने भी इंडिपेंडेंटली कैलकुलस की नींव रखी, दो देयर वाज अ वॉर बिटवीन न्यूटन एंड लिबनीज लेटर ऑन फॉर द क्रेडिट, है ना, कि किसने कैलकुलस की नींव रखी। बट दोनों ने काफी, अब हिस्ट्री ऐसा है कि दोनों को इंडिपेंडेंटली कहा जाता है। बट एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट देखी गई कि न्यूटन की कैलकुलस और लिबनिस की कैलकुलस में सिंबल का डिफरेंस था। न्यूटन डेल्टा का वर्ड यूज कर रहा था, वो जो ट्रायंगुलर डेल्टा ये सब का साइन यूज करता था, और लिबनिस कर्व डी की का वर्ड यूज करता था, है ना। और आप सरप्राइज होंगे कि दोनों कैलकुलस इंडिपेंडेंटली बढ़ा, बट द कैलकुलस ऑफ लिबनिस ने कैलकुलस ऑफ न्यूटन को ऑलमोस्ट 50-100 साल से डिफीट किया, जो डेवलपमेंट आपने देखा, ठीक है। तो इसकी बात बाद में करेंगे। बट अब क्वेश्चन है कि कैलकुलस क्यों इतना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भी डेवलपमेंट को देख के खुश होते हैं, तो उस डेवलपमेंट में जीरो डेवलपमेंट होता अगर कैलकुलस की नींव नहीं रखाते। So it's all calculus. If you go study economics, if you go study physics, if you go study statistics, if you go study technology, you cannot do it without calculus. So that is why it is so important. Okay, आगे बढ़े। अब बताओ, अब हम लोग ये बात तो समझ गए हैं कि जब भी f प्राइम x देखें, जब भी f प्राइम x देखे एट x इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है लिमिट x अप्रोचिंग a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। ये बात आप लोग सबको पता है, और आई एम श्योर आप लोगों को फिजिक्स की क्लास में कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन सिखाए गए होंगे। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन आपको पता है कि नहीं। अगर पता होगा तो दैट विल हेल्प अस अ ग्रेट डील इन क्रैकिंग दोज ग्राफ्स एंड ऑल, कि वो ग्राफ की शक्ल कैसी है, क्या है, ठीक है। अगर जैसे मैंने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, तो मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एट एक्स इक्वल्स टू ए निकाला था, है ना। अगर एफ एक्स एक्स टू द पावर एन है, तो एफ प्राइम ए क्या होगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो, आप कहोगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। आपको पता है एफ एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर एन। आपको पता है ये क्या होता है, और आपको पता है मैंने आपको बेसिक मैथ्स की क्लास में दो आइडेंटिटीज बहुत प्यार से याद करने को कहा था। पहला था मैं ये सब जानबूझ के बार बार लिखता हूं ताकि आपके पास कोई वो नहीं रीजन रहे कि मुझे क्यों याद नहीं है, ठीक है। एट एक्स, ये जो है वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल अरे जा जा, जा वो तो क्या, वेयर एन इज नेचुरल नंबर, ठीक है।
और x to the power n plus a to the power n equals to x plus a, x to the power n minus 1 minus a x to the power n minus 2 plus a square x to the power n minus 3. Second last term would be and last term would be where n belongs to odd natural number. याद है कि भूल गए? याद है? ठीक है, तो अब मैं यहां पे आ जाऊं तो आप कह सकते हो सर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचिंग a x माइनस a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a x to the power n minus 2 and so on up to a to the power n minus 2x plus a to the power n minus 1 upon x minus a. मैं किस कॉन्सेप्ट से x माइनस ए और x माइनस ए काट कर सकता हूं? बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू ए. वाई इट इज नॉट इक्वल टू ए? बिकॉज जैसे मैं ये देखता हूं मुझे पता चल जाता है इट इज नॉट इक्वल टू ए. इट इज इन द नेबरहुड ऑफ ए. अब जैसे ये मेरे सामने पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, हमें सबको पता है पॉलिनोमियल एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर. तो x के बदले क्या लिख दूं मैं? a. तो a टू द पावर n माइनस 1, a टू द पावर n माइनस 1, कितने टर्म्स होंगे ऐसे? n टर्म्स. ठीक है, ये बात सबको पता है? ठीक है, ओके. इतना मैंने लास्ट क्लास में आपको करा दिया था. ठीक है, तो आधे एक घंटे लगे हमें इसको पूरा रिवाइज करने में. आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, ओके. नाउ अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस. इसको रिजल्ट्स की तरह भी देखेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे लिमिट्स की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी सबको प्रूव भी करेंगे. ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है डी बाई डी एक्स ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स टू द पावर एन, तो क्या होगा? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1. और अगर कोई आपसे पूछता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x sec square x, d by dx of sec x. क्या? tan x इंटू cot x क्या होता है? 1 नहीं होता है? ये सब रटा होना चाहिए. ठीक है, फिर आप पढ़ते हो d by dx of e to the power x, e to the power x, और d by dx of a to the power x. ओके, तुम लोग ये बात जानते हो एफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसे चेन रूल कहते हैं. क्या होता है? अब आपसे पूछा जा रहा है ए टू द पावर एक्स, बट आपको ई टू द पावर एक्स का पता है. अच्छा, लॉग प्रॉपर्टी आती है. अगर मैं ए टू द पावर एक्स को ई टू द पावर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? ई टू द पावर, भूल गए ना?
यही कहेंगे ना, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, लॉग क्लास खत्म, टाटा। तो इसको क्या लिखोगे? अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x पूछा जाए तो क्या होगा आंसर? ई टू द पावर 2x इंटू, हाँ, 2। क्या तुम लोग फिजिक्स में क्या 2 महीने से पढ़ रहा है? ठीक है, ये होगा ना। तो इसका क्या होगा? ये तो रहेगा ही रहेगा। अब बाहर क्या आ जाएगा? नहीं किया था ये? डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स नहीं किया था? अब कर लिया? ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स क्या होता है? हाँ, 1/, और डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या होगा? हम्म, नहीं, लॉग क्यों पढ़ा था? हाँ, ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या था? प्रोडक्ट रूल। एफ प्राइम एक्स जी एक्स एफ एक्स, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट एफ एक्स बाई क्या होगा? जी एक्स का ये होता है क्या? प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल क्या होता है? ये सब क्या है? तुम लोग रटा नहीं है? अब तक रटा होना चाहिए था, है ना। बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, कोई सवाल? ये सब रटा होना चाहिए। अगर नहीं रटा हुआ है तो बहुत गहरी चिंता की बात है, चिंता का विषय है। अभी मैंने किसी को भी प्रूव नहीं किया है, अभी मैंने किसी को भी, लेकिन प्रूव बाद में करूंगा ना, पहले रटा तो होना चाहिए, है ना। लिमिट का ज्ञान अभी थोड़ा सा और बताने की जरूरत है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं। अलजेब्रिक तो समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं, अभी सीखे नहीं है, लेकिन फ्रेमवर्क वही है, फ्रेमवर्क वही है। तो अभी हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल या अलजेब्रा के कॉन्टेक्स्ट में लिमिट निकालना सीखे हैं। ठीक है, ठीक। अब जो इतनी तामझाम की गई पिछले 2 दिन से, वो इसलिए की गई ताकि हम लोग ग्राफ बनाना सीख जाए, ताकि हम लोग ग्राफ बनाना सीख जाए। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें 2 चीज चाहिए होती है। मतलब जब सब कुछ हो गया है तो स्केच करने के लिए हमें 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है कि ग्राफ कहाँ पे उठ रहा है, कहाँ पे गिर रहा है, मतलब कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। और दूसरा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है कि ऊपर से कैसा दिखता है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है कि लीनियर है ना। यही 2 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है। उसके अलावा वो सब जो हम सीख चुके होते हैं, डोमेन क्या है, रेंज क्या है,
सिमेट्री क्या है, ये सब की अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए। बट इवेंचुअली जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो हम किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि ग्राफ का उछाल है कि गिरावट है, मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और ऊपर से कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, ये जानना जरूरी है। बस इसी पैटर्न को यूज करके ही ग्राफ बनता है ना। तो अगर मैं इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करता हूं, ठीक है, तो जब आप ग्राफ देखते हो, तो आप जब ग्राफ देखोगे तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, एक्स एक्सिस, क्या है ये। तो जब मैं बोलता हूं एज एक्स इंक्रीजेस, एक्स एज एक्स, मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू, जैसे ये वर्ड सुनाई देता है एज एक्स इंक्रीजेस, इसका मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या हो रहा है, जब हम लेफ्ट से राइट, क्या हो गया, जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारी जो ग्राफ है वो नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे और ग्राफ की वैल्यू ऊपर जाती हुई दिखेगी, as we move from left to right, if we see the graph is moving up, we call it increasing function. As we move from left to right only, अभी भी x कहां से मूव कर रहा है, left to right, when we see the graph, the value of x decreasing or going down, we call it decreasing function. Clear? इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन की इंट्यूशन में कोई दिक्कत? तो अब आपको पता चल गया कि जैसे आप x में, मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे, अगर ग्राफ ऊंचा जाता हुआ दिखे तो इंक्रीजिंग, नीचा जाता हुआ दिखे तो डिक्रीजिंग, और एक ही ग्राफ में आपको ये दोनों ट्रेंड दिख सकते हैं। तो उस रीजन में आप हो, अगर उस रीजन में लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो उठता हुआ पॉजिटिव इंक्रीजिंग, गिरता हुआ डिक्रीजिंग। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि अगर मैं कहूं कि जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग नेचर का है, इंक्रीजिंग नेचर का मतलब एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द ग्राफ इज मूविंग अप, तो क्या पॉसिबल शेप्स हो सकते हैं, क्या पॉसिबल शेप्स हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर या तो ये ऐसा दिखेगा, या तो ये कैसा दिख रहा है, कॉनकेव फ्रॉम अपवर्ड, या सर ये ऐसा दिखेगा लीनियर, या सर ये ऐसा दिखेगा। इसके अलावा कुछ और दिखेगा क्या, है ना? या तो इसी के कॉम्बिनेशन में कुछ दिखेगा, या तो इसी के कॉम्बिनेशन में कुछ दिखेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिर्फ इसी 3 टेम्पलेट्स में दिखेगा। ओके, नाउ कैन वी से दिस टाइप ऑफ कर्वेचर्स indicates that we are talking about increasing function. Now when we are studying this curvature, when we are studying these curvature, now look at it, look closely. मैं हर एक पॉइंट पे, कुछ पॉइंट्स पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा। एक टेंजेंट यहां बनाया, एक टेंजेंट इस पॉइंट पे बनाया, एक टेंजेंट इस पॉइंट पे बनाया। ठीक है, लेट्स से ये टेंजेंट, ठीक है। ये तीनों टेंजेंट में क्या खास बात देख रहे हो, तीनों की इंक्लिनेशन कैसी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बना रहा है, एक्यूट। तीनों, कोई भी ऐसा पॉइंट दिख रहा है इस कर्व पे जहां पे तुम्हें ऑब्ट्यूज एंगल बनता हुआ टेंजेंट दिखे? तो ये तो क्लियर हो गया कि सर पहले स्ट्रक्चर में जितने भी पॉइंट्स पे आप टेंजेंट बनाओगे, जितने भी पॉइंट्स पे आप टेंजेंट बनाओगे, उस पॉइंट्स पे जो स्लोप आएगा टेंजेंट का वो हमेशा एक्यूट एंगल आएगा, tan थीटा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, राइट? लीनियर की बात करने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है कि ये तो खुद पॉजिटिव स्लोप का है, ये तो खुद पॉजिटिव स्लोप का है। नाउ लेट्स एनालाइज दिस।
एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? किसने किसने ऑब्ट्यूज बोला? हाँ सिद्धार्थ, का है भाई? ये भी क्या है? तो ये बात तय हो गई कि जब भी ग्राफ इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करे तो उसका जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो एक्यूट एंगल बनाएगा, अर्थात tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। tan थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है सर दिस फंक्शन विल फॉलो f प्राइम x स्ट्रिक्टली जीरो। राइट और रॉन्ग? तो जब भी हमें किसी ग्राफ की इंक्रीजिंग ट्रेंड देखनी है तो हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद हम देखेंगे कि ये किन किन रीजन्स में ऑलवेज पॉजिटिव है, ये किन किन रीजन में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। इक्वल टू पे भी मैं बात नहीं करना चाहता हूं, बट कहीं कहीं पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो पे भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि वहां पे ग्राफ इंक्रीजिंग है, उस रीजन में ग्राफ इंक्रीजिंग है। ठीक, लॉजिक क्लियर हो रहा है? और डिक्रीजिंग ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, डिक्रीजिंग ट्रेंड की अगर बात करूं तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू यू विल सी द ग्राफ डिपिंग डाउन। यही तीन शेप आपको दिखाई देगा, यही तीन शेप आपको। और अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे कैसा बनाएगा? ये तो हमेशा ऑब्ट्यूज बना ही रहा है पॉजिटिव से। क्या बना रहा है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है? tan थीटा नेगेटिव। इसका मतलब जहां जहां पे f प्राइम x नेगेटिव होगा वहां वहां पे ग्राफ डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आता है या नहीं आता है? एक दो ग्राफ देख लेते हैं जो जानते हैं। कौन कौन सी ग्राफ जानते हो तुम? कोई भी एक ग्राफ बोलो। y इज इक्वल टू, ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, ग्राफ तो जानते हो, ग्राफ बाद में बनाएंगे। पहले मुझे बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा? 2x। 2x ग्रेटर देन जीरो कब होगा? x ग्रेटर देन जीरो पे ये इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा। ठीक, 2x लेस देन जीरो कब होगा? x लेस देन जीरो पे ये डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा। नाउ लेट्स लुक एट द ग्राफ। बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? ये ऊपर से कॉनकेव दिख रहा है, ये अभी मैं एड्रेस नहीं किया हूं, अभी ये एड्रेस नहीं किया, अभी मैं बस एड्रेस किया हूं कि ऐसा दिखेगा। मतलब ये बताया ऐसे डिक्रीजिंग है और इधर इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है इधर इंक्रीजिंग है। चलो एक और ले लो, y इज इक्वल टू एल एन एक्स ले लो, y इज इक्वल टू एल एन एक्स। आपको पता है एल एन एक्स का डोमेन क्या है? x ग्रेटर देन, ठीक, इसका dy बाई डी एक्स निकालो। वन बाई, और बताओ वन बाई एक्स पॉजिटिव कब होगा? जब x पॉजिटिव होगा। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड, ये होता है क्या? log x, इट शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है, अभी भी मैंने एड्रेस नहीं किया कि वाई इट इज कॉनकेव फ्रॉम डाउन, वाई इट इज कॉनकेव फ्रॉम डाउन। और कोई एग्जांपल देखना है? साइन एक्स देखे,
y इज इक्वल टू, सो dy बाई डी एक्स क्या होगा, cos x। सिर्फ 0 से 2 पाई एनालाइज करेंगे, सिर्फ 0 से, बाकी तो रिपीट करता है। ओके मुझे बताओ cos x पॉजिटिव कहां कहां पे होता है, 0 से 2 पाई में, वेयर x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, बताओ cos x पॉजिटिव कहां कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। और cos x नेगेटिव कब होता है, व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई, ठीक है, सॉरी 3 पाई बाई 2, ठीक। तो कहना चाह रहा है कि साइन एक्स का ग्राफ इन दोनों जगह पॉजिटिव ट्रेंड दिखाएगा, और इन दोनों जगह, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं, यहां पे और यहां पे पॉजिटिव ट्रेंड दिखेगा, मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखेगा, और यहां पे, चलो अब साइन एक्स का ग्राफ बनाए, सिर्फ 2 पाई तक का ग्राफ बनाऊंगा, आगे आप समझदार हो। पहले वो कर देता हूं, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ठीक है। चलो पिंक से बनाते हैं, 0 से पाई बाई 2 इंक्रीजिंग ट्रेंड है क्या, 3 पाई बाई 2 से इंक्रीजिंग ट्रेंड है क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड, पिंक इज इंक्रीजिंग ट्रेंड, part of y is equal to sin x। Let's look at the decreasing trend, is it decreasing, is it decreasing, so हाँ ऐसा है, ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर। तो हमने अभी सिर्फ ट्रेंड बताया है कि साइन एक्स कहां कहां इंक्रीजिंग होगा और कहां कहां डिक्रीजिंग होगा। कॉस एक्स पे भी आप देख सकते हो, कॉस एक्स का डिफरेंस होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स कहां पे पॉजिटिव है वो देखना होगा, मतलब साइन एक्स कहां पे नेगेटिव है वहां पे कॉस एक्स डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा, मतलब कॉस एक्स इस रीजन में डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा, कॉस एक्स इस रीजन में इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा क्योंकि माइनस साइन एक्स है, और इस रीजन में डिक्रीजिंग ट्रेंड, याद करो ऐसे गिरता है पूरा, 0 से पाई तक गिरता है और फिर पाई से 2 पाई उठता है, याद आ रहा है, ओके। बट अभी भी हमने ये एड्रेस नहीं किया कि सर ये आपको कैसे पता कि ये नीचे से, सो कहीं ना कहीं अब दैट इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस एज माय नेक्स्ट पोर्शन। तो आपको पास इतने सारे ग्राफ्स हैं कि आप ये सारे थ्योरी को कंसिस्टेंटली चेक कर सकते हो कि सर कहीं कुछ गलत तो नहीं बता रहे, ठीक है। आगे बढ़े, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्केविटी ऑफ अ फंक्शन। कॉन्केविटी ऑफ फंक्शन मतलब ग्राफ या तो कॉन्केव अपवर्ड होगा या ग्राफ, तो पहले हम एनालाइज करेंगे, ये क्या है, कॉन्केव अप, ओके। तो फिर से हम अपने टेंजेंट लाइन लेके आएंगे और मैं देखूंगा यहां पे टेंजेंट कुछ, आप एक पैटर्न देख रहे होगे टेंजेंट में, क्या पैटर्न देख रहे हो, it started with almost standing, it started with, so you can say a little more than 90 degree, a little more than, and then obtuse, 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 and then हर वक्त हंसता क्यों रहता है, हर वक्त हंसता रहता है, ठीक है, तुम भी,
ठीक है, ओके। सो व्हाट यू सी, दिस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है देखो कैसे चेंज हो रही है, ऑलमोस्ट 91 डिग्री से 180 की ओर पहुंच गई, और 180 और 0 सेम ही होता है, और तुम देखोगे सो यहां से फिर 180 जो था वो क्या बन गया, 0। फिर ऑब्जर्व किया, तो आपने ऑब्जर्व किया जो आपका एंगल था, इट स्टार्टेड विथ 91 डिग्री टू 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री एक्चुअली बिकेम 0 डिग्री, एंड 0 टू 90। सब लोगों को tan x का ग्राफ पता है, सब लोगों को tan x का ग्राफ पता है, तो ये तो एंगल के टर्म से बताया। थीटा, अगर मैं ये बाउंड्री लाइन रखूं तो यहां पे मैंने ट्रेंड देखा, थीटा जो था वो 90 डिग्री प्लस से 180 डिग्री तक जाते हुए देखा, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यहां से मैंने देखा 0 डिग्री टू 90 डिग्री माइनस तक। ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर? अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो tan 91 डिग्री पे, tan 91 डिग्री बोल रहा हूं पे, tan की वैल्यू प्लस इंफिनिटी होती है या माइनस इंफिनिटी होती है? माइनस इंफिनिटी, माइनस, और माइनस इंफिनिटी से मैं 0 तक आते हुए देख रहा हूं, माइनस इंफिनिटी, देन माइनस, जो भी करते करते -1, एंड देन, तो माइनस इंफिनिटी से 0। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है? एंगल का, tan वैल्यू का इंक्रीजिंग ट्रेंड, tan इंक्रीज कर रही है, tan की वैल्यू, मैं tan थीटा की बात कर रहा हूं, कर्व की बात नहीं कर रहा हूं। tan 91 डिग्री वाज माइनस इंफिनिटी, tan 150 डिग्री वाज -1/√3, तो इट इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड, एक्सट्रीमली नेगेटिव से 0 की ओर। सो जो tan थीटा है वो इंक्रीज कर रहा है, tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और फिर यहां पहुंच के tan 0 अभी भी इंक्रीज कर रही है, अभी भी। तो आप देख रहे हो tan थीटा फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड इंक्रीज करता रहा। इसका मतलब मुझे fx के बारे में नहीं पता, बट f प्राइम x वॉज इंक्रीजिंग फंक्शन, f प्राइम x वॉज, समझ आ गया मैं कहना चाह रहा हूं? मैं अभी fx की बात नहीं कर रहा हूं, fx अकेले शांति से बैठा है जो कॉनकेव अपवर्ड है। मैं इस फंक्शन को एनालाइज कर रहा हूं और इस फंक्शन के टेंजेंट्स को स्टडी करते हुए जा रहा हूं, और स्टडी करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि इसका जो f प्राइम x है, इसका जो डेरिवेटिव फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव फंक्शन है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द, दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज एन, और कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है कैसे पता चलता है? उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब सर f डबल प्राइम x शुड बी, तो अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जहां जहां 0 हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जहां जहां पॉजिटिव हो रहा है, वहां वहां उस रीजन में आपको कॉनकेव अपवर्ड दिखाई देगा। जैसे आप कहते थे क्वाड्रेटिक ग्राफ में, इफ a इज पॉजिटिव कॉनकेव अपवर्ड, कहते थे ना? देख लो, ax² प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2ax प्लस b, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2a। 2a अगर पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मतलब डेरिवेटिव फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और अगर डेरिवेटिव फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ओरिजिनल फंक्शन कॉनकेव अप। लॉजिक क्लियर? तो हमें यह देखने के लिए कैसे पता चलता है? जब हम किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं और डबल डेरिवेटिव उस रीजन में पॉजिटिव होता है तो वो ऊपर से कॉनकेव अप दिखेगा, ऊपर से। दूसरा एग्जांपल, साइन एक्स ऊपर से क्या दिखता है? कॉन्वेक्स, नीचे से कॉनकेव अप है, 0 से पाई के बीच में अगर बात करूं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स 0 से पाई क्या होता है? पॉजिटिव, तो माइनस साइन एक्स क्या होगा? नेगेटिव, उल्टा हो गया,
समझ में आ गया? तो अब आपको दूसरी कहानी अपने आप समझ में आ गई, फिर भी मैं दिखाता हूं। तो आपको मैंने दो चीज बताई, जब किसी फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने के लिए आप उसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कहां कहां वो पॉजिटिव है, कहां कहां वो नेगेटिव है, और जहां जहां पॉजिटिव होता है वहां पे इंक्रीजिंग ट्रेंड, जहां जहां नेगेटिव होता है वहां पे, और वो ऊपर से कैसा दिखता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसके लिए क्या करते हो, डबल डेरिवेटिव। और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड, और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड। वो भी करके दिखाता हूं, आगे बढ़ो। ये ग्राफ क्या है, कॉनकेव डाउन। लेट्स लुक एट द टेंजेंट लाइंस। What you are observing? ऑलमोस्ट 90 डिग्री से थोड़ा सा कम, 89, मतलब प्लस इंफिनिटी, मतलब प्लस इंफिनिटी से पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर से जीरो, जीरो से -1, माइनस इंफिनिटी। तो ये कौन सा कर्व देखा, डिक्रीजिंग। तो अगर एफ एक्स मुझे बताना है, अगर एफ एक्स मुझे बताना है, तो मैं एफ प्राइम एक्स को स्टडी कर रहा हूं, और एफ प्राइम एक्स मुझे पता चल रहा है इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब, ठीक है, सो दिस इक्विप्स यू टू ड्रॉ almost some of the graphs which we have studied so far. This gives you a solid background that why you should develop that graphs on your own, and you have the capacity now to explain why it is concave up, concave down, why it is increasing, why it is decreasing, because you are also exposed to wavy curve, तो आपको रीजन पता है कैसे बताया जाता है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, है ना? क्लियर और नॉट क्लियर? कोई सवाल? तो अब कुछ कुछ ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं, कुछ कुछ ग्राफ को, ताकि हम समझ जाएं कि हाँ सर, अभी जो आपने बताया वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक। लेट्स स्टार्ट विथ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये ग्राफ कैसा होता है, या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है। आप कैसे क्या लिखते हो कि a पॉजिटिव के लिए ये है और a नेगेटिव के लिए ये है, बताओ कैसे लिखते हो? सर इसका आप सिंगल डेरिवेटिव निकालते हो, 2x प्लस बी। आपको -b/2a बताता है कि किस जगह इंक्रीजिंग है और किस जगह, बता रहा है, ये बता रहा है ना, -b/2a से लेफ्ट डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग, और इसमें इंक्रीजिंग एंड देन, और डबल डेरिवेटिव, तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द साइन ऑफ। इफ a is positive, this is the story. If a is negative, this is the story. क्लियर? अभी तक हमने जितने भी ग्राफ बनाए थे बड़े हार्ड वर्क से बनाए थे, एनालिसिस करके बनाए थे। अब हमने सारे जितने भी ग्राफ्स बनाए हैं उनको अपने अब इस फंडे से कैप्चर कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो दूसरा ग्राफ स्टडी करते हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू a टू द पावर x, y इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन बता दो। y प्राइम क्या होता है, a टू द पावर x log a। ठीक है, और डबल डेरिवेटिव क्या होगा, यही होगा, log a कॉमन है, a टू द पावर x का फिर से डिफरेंशिएशन वही होगा। e टू द पावर x होता तो आप सीधे e टू द पावर x लिखते ना। अच्छा, आपको याद हो मैंने दो ग्राफ एरिया बताए थे, a ग्रेटर देन 1। पहले a ग्रेटर देन 1 को समझते हैं, पहले a ग्रेटर देन 1 को समझते हैं। a to the power x log a, if a greater than 1, will it always be positive?
yes, it will always be positive and this will always be positive. इससे पता चलता है इंक्रीजिंग ट्रेंड, इससे पता चलता है इंक्रीजिंग ट्रेंड, और इससे क्या पता चलता है कॉनकेव। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको इनिशियल पॉइंट्स चाहिए जहां से आप ग्राफ ड्रॉ कर सको। अभी आपको सिर्फ ट्रेंड पता चला है, एट द सेम टाइम यू नो माइनस इन्फिनिटी पे ये जीरो की ओर जाता है, जीरो नहीं होगा, जीरो की ओर जाएगा। तो यू विल स्टार्ट योर ग्राफ समथिंग लाइक, बन गया ठीक, इंक्रीजिंग कॉनकेव अप, ये पॉइंट आपको पता है 0,1। अब चलो इसी ग्राफ पे मैं ग्रीन से ओ बता रहा हूं 0 से 1। तो अगर ये 0 से 1 है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। लॉग बेस ई है तो 1 से छोटे पे नेगेटिव होगा, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, तन्वी अपोजिट साइन, तो क्या होगा डिक्रीजिंग, ये अभी भी पॉजिटिव, सो द ग्राफ वुड बी, याद आ गया, समझ में आ रहा है, हाँ सर मैच कर रहा है ठीक। देख रहे हो सारी ग्राफ अब ऐसे ही बन रही है क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि ट्रेंड क्या है। पहले एक इंट्यूशन से बना रहे थे, एनालाइज कर करके बना रहे थे, अब क्या है पेन उठा रहे हो और तुम्हें ट्रेंड पता है ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू एल एन एक्स, बेस ई है, y इज इक्वल टू, तो y प्राइम क्या होगा 1 बाई, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव क्योंकि इसका डोमेन ही पॉजिटिव है, सो इट इज अ, ये बताओ क्या होगा x टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन, -1 अपॉन -1 अपॉन, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, इट मींस ऊपर से कॉन्वेक्स दिखेगा, नीचे से कॉनकेव, सो द ग्राफ वुड बी, अब मुझे पता है कि अगर x को मैं 0 के करीब ले जाऊंगा तो इट विल गो लाइक माइनस इन्फिनिटी, तो आई शुड नो द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ln x, इजी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट को बता दो तो क्या हो गया, वैल्यू ये क्यों बढ़ गया, ठीक। तो सेम वे आप बाकी सब ग्राफ को भी स्टडी कर सकते हो। जैसे आप साइन एक्स का देख लेते हैं, है ना, साइन एक्स का देख लेते हैं, साइन एक्स का देखे कॉस एक्स का देखे, कॉस एक्स, चलो कॉस एक्स का देखते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू, ठीक है। अब मुझे रीजन, मैं सिर्फ 0 से 2 पाई स्टडी कर रहा हूं, किससे स्टडी कर रहा हूं 0 से 2 पाई, ठीक है। सो साइन एक्स 0 से पाई क्या होता है पॉजिटिव, तो माइनस साइन एक्स नेगेटिव होगा, तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा 0 से पाई में, ठीक, और पाई से 2 पाई में इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा, ठीक। कॉस एक्स पॉजिटिव 0 से पाई बाई 2 पे होता है, तो माइनस कॉस एक्स नेगेटिव कहां पे होगा, नेगेटिव का मतलब माइनस कॉस एक्स नेगेटिव का मतलब दिस, ये शेप कहां पे होगा, जहां जहां कॉस एक्स पॉजिटिव है, कॉस एक्स पॉजिटिव है 0 से पाई बाई 2 में और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में, और नेगेटिव कहां कहां है, जहां जहां नेगेटिव है ये शो करेगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ठीक है, क्लियर। अब मैं ग्राफ बनाऊं,
तो मैं सिर्फ 0 से 2 पाई का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो मुझे पता है 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ठीक है। cos 0 1 होता है, आई नो दैट, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, 0 से पाई तक ये क्या शो कर रहा है? डिक्रीजिंग ट्रेंड। लेकिन 0 से पाई बाई 2 तक ये कॉन्वेक्स शो कर रहा है, तो ये ऐसे गिरेगा ये। और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 ये कॉनकेव शो कर रहा है, तो ये ऐसे गिरेगा, ठीक। फिर पाई से 2 पाई ये इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, बट उठ कैसे रहा है? ऐसे। पाई से 3 बाई 2 ये शो करेगा, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई बन गया cos x। ऐसा ही होता है ना, पाई इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो हमारी स्टडी अभी तक की एकदम सॉलिड है या नहीं है? अगर आपको y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स पढ़ना है, y इज इक्वल टू, तो dy बाई dx क्या होगा? और डबल डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस एक्स टू द पावर -2 है, तो 2 बाई एक्स क्यूब। अब इसका ग्राफ मैं सिर्फ x पॉजिटिव के लिए पहले बनाऊंगा। किसके लिए बनाऊंगा? और फिर x नेगेटिव के लिए मैं सिमेट्री देखूंगा। सिमेट्री कैसे? अगर मैं x को -x डालूंगा तो क्या हो रहा है? ऑड वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो मैं सिर्फ इसका पॉजिटिव ग्राफ बनाऊंगा। पॉजिटिव ग्राफ मतलब -1 by x square, will it show a decreasing trend or increasing trend for positive values? It will show decreasing trend, and for positive value it will give a concave up, concave up. So the graph would be, this. और इसका मिरर इमेज यहां पे ये होगा, और इसका मिरर इमेज, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक। अब हम लोग थोड़े से एक्शन की ओर जा रहे हैं, कि अब थोड़ा सा हम लोग ग्राफ को बनाने के लिए सक्षम होते जा रहे हैं। तो एलिमेंट्री कैलकुलस में जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था इतना था। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और कुछ एक दो इनइक्वालिटी की भी बात करेंगे, जेंसन इनइक्वालिटी सबकी बात करेंगे ना। लेकिन पहले हम इस ग्राफ को समझेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। अब ये जो n है, n कुछ भी हो सकता है, तो n की डिफरेंट केसेस होंगे। एक सिनारियो बनेगा n इज ग्रेटर देन 1, एक सिनारियो बनेगा n बिटवीन, और तीसरा सिनारियो बनेगा। इन तीनों सिनारियोज में ग्राफ कैसे बने, मतलब समझ रहे हो? मैं तुम्हें y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एनी रैशनल इरेशनल नंबर अब सिखा रहा हूं, और किस बेसिस पे? जो लर्निंग हमने अभी सीखी है, ठीक है। अगर लेट से मैं इसे टारगेट करता हूं, मैं n ग्रेटर देन 1 टारगेट करता हूं, तो इसका y प्राइम क्या होगा? ठीक। और इसका y डबल प्राइम क्या होगा? इनफैक्ट ये इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, ठीक। लेकिन n की वैल्यू इसके साइन के साथ खेलेगी, n की वैल्यू इसके साइन के साथ खेलेगी, ठीक है। तो जब भी मैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का ग्राफ बनाऊंगा, जब भी मैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ बनाऊंगा। क्यों सिर्फ इसी के लिए बनाऊंगा? क्योंकि सर जैसे ही मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बनाऊंगा, वैसे ही मैं माइनस पार्ट के लिए बना सकता हूं थ्रू माय बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स।
अगर डोमेन एग्जिस्ट कर रहा है तो बनाऊंगा, डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नहीं बनाऊंगा। पहली बात, अगर डोमेन एग्जिस्ट कर रहा है नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो फिर मैं देखूंगा इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस और इज इट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इफ इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस तो मैं एज इट इज भी उधर बना दूंगा, एंड इफ इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन तो मैं उसका ओरिजिन के हिसाब से मिरर इमेज ले लूंगा। ठीक, अब मैं फर्स्ट केस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा कि अगर n ग्रेटर देन 1 है, n अगर, और मैं सिर्फ x पॉजिटिव के लिए स्टडी कर रहा हूं, तो बताओ ये जो चीज है, ये जो डेरिवेटिव है, विल इट ऑलवेज बी पॉजिटिव? यस, बिकॉज n इज ग्रेटर देन 1, x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सो इट विल ऑलवेज बी। तो ये मुझे इंक्रीजिंग ट्रेंड बता रहा है। क्या बता रहा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड। अच्छा, ये भी पॉजिटिव आएगा क्या? इट इज पॉजिटिव, तो ये मुझे कॉनकेव अब बता रहा है, ये मुझे कॉनकेव। तो अगर मुझे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n बनाना है वेर n इज ग्रेटर देन 1, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ बनाऊंगा और बोलूंगा सर ये ऐसा होगा। ये सही बनाया गलत बनाया? तुम जितने भी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जानते हो सब इसके साथ सेटल कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सर x टू द पावर n इफ n इज ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव वैल्यू यही है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि n जो है वो स्क्वायर है, तो कैसा ग्राफ बनाओगे? मिरर इमेज। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा ग्राफ, बोलोगे ये हो जाएगा ग्राफ। मैं बोला n इक्वल्स टू 3 है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये हो जाएगा ग्राफ, ये हो जाएगा ग्राफ। तो मैं इवन डालूंगा तो उधर बनाओगे, ऑड डालूंगा तो इधर डालोगे। अब मैं बोल रहा हूं ये ग्राफ बना रहा हूं, n इज इक्वल टू 5/3। अब क्या करोगे? अप डाउन नोवेयर, कहां बनाओगे? अप डाउन और नोवेयर, डाउन। क्या बनाओगे? डाउन। n इक्वल्स टू 4/3, अब क्या बनाओगे? अप। क्यों? मिरर इमेज। ठीक, 5/4, अब क्या बनाओगे? कहीं नहीं, क्योंकि डोमेन में ही नहीं आएगा नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि डोमेन में ही नहीं आएगा नेगेटिव वैल्यूज। n इक्वल्स टू √2, n सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बनाओगे और वही ग्राफ बनेगा। समझ में आ रही कहानी? n इक्वल्स टू पाई, कहां बनाओगे? इरैशनल नंबर्स में तो तुम हमेशा फंसे रहोगे कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है फॉर नेगेटिव वैल्यूज। you will always be stuck at some points, it will exit at some point, चेंज करता रहता है ना गेम। √2 तो टर्मिनेट कर ही नहीं रहा है, पाई तो टर्मिनेट कर ही नहीं रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल टू टेल कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि नहीं करेगा नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो जब इरैशनल नंबर दिखेगा तो आप लेफ्ट साइड तो बनाओगे ही नहीं, राइट साइड। सबके लिए राइट साइड है, इन सबके लिए राइट साइड है, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 1। बट अगर इवन है तो सिमेट्रिक, अगर ऑड है तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। 5/3 क्या है? ऑड ऑड है, ऑड ऑड है तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। इवन अपॉन ऑड है, ग्राफ एग्जिस्ट करेगा और सिमेट्रिक होगा। ऑड इवन अपॉन इवन की तो बात ही नहीं होगी, ऐसा कुछ होता ही नहीं, हो तो कट कुट के नीचे आ जाएगा। बट ऑड अपॉन इवन लिखा हुआ है, तो इवन जैसे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, नेगेटिव वैल्यूज आप ले नहीं सकते, नेगेटिव वैल्यूज आप ले नहीं सकते बिकॉज ऑफ द डोमेन। ठीक है, अब स्कूल घर का होमवर्क ये है कि नेक्स्ट क्लास में आई वांट टू सी एवरीवन्स नोटबुक फॉर दीज 2 केसेस। इसी तरीके से केस बनाना, जैसे ये बनाया ना, इसी तरीके से केस बना के मुझे दिखाना कि कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, दैट इज योर होमवर्क।